नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथियों, आपके लिए हम चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं, देखने में तो बहुत छोटे छोटे आसान लगते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आसान से प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं। ठीक है, इनके आधार पर जो की पॉइंट बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुल मिला के ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, एगेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एंथोलॉजी। जी हाँ, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इसको हिंदी में पुष्प विज्ञान या हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, एंथोलॉजी भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है? बागवानी की एक, गार्डनिंग की एक शाखा है एंथोलॉजी। ठीक है, अच्छा, एगस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, एगस्ट्रोलॉजी क्या है? एगस्ट्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एगस्ट्रोलॉजी क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घासों का मतलब ग्रास का अध्ययन किया जाता है, टाइप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, फेनोलॉजी की अगर बात करें तो फेनोलॉजी जैविक जीवन चक्रों में आवधिक घटनाओं का अध्ययन है, मतलब कौन से समय पे कौन सी घटना घटेगी जो है उसका अध्ययन जो है फेनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कितने पीएच मान पर दंत क्षय शुरू हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीएच से न्यूमेरिकल भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कितने पीएच मान पर दंत क्षय शुरू हो जाता है, मतलब हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 5.5, 5.5 पर जो है 5.5 पर हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, आइए उस बात को समझते हैं। देखिए, मुंह में जो हमारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, भोजन करने के बाद जो बचा हुआ शर्करा है, ठीक है, और खाद्य पदार्थों को तोड़ करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे दांतों के इनेमल को कमजोर कर देता है। वैसे हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन अम्ल इतना मजबूत होता है कि अम्ल इसको भी कमजोर कर देता है। ठीक है, अच्छा, पीएच क्या है इसको भी समझ लीजिए। एक बात को जो है, पीएच होता क्या है। देखिए, पीएच या जिसको आप ऐसे भी बोलते हैं, मतलब स्मॉल पी और एच, पीएच इस ऐसे भी लिखा जाता है ना। पीएच है क्या? पीएच ये किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। ठीक है, अम्लता या क्षारकता को नापने की इकाई है पीएच। ठीक है, मतलब पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि की सहलघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटने पर उसके ध्रुवों की शक्ति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, या समान रहती है? ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, ये क्या है? ये चुंबक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। बीच से अगर आपने काट दिया तो फिर से दो नए चुंबक बन गए ना। तो दो नए जो चुंबक बनते हैं उनके ध्रुवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके ध्रुवों पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। आप चुंबक को काट देंगे, नया जो बनेगा पार्ट जो है उसमें फिर से क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, समान रहती हैं। ठीक है, आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्वतंत्र चुंबक बन जाता है, जिसके अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, लेकिन ध्रुव शक्ति वही रहती है। हाँ, एक बात है नोट करने लायक कि चुंबक को काटने से जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, वो कम हो जाता है, क्योंकि लंबाई कम हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इमली है या दूध है या क्या कहते हैं आपका आंवला है या नींबू है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध की अगर बात करें तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या होता है? टमाटर में कई सारे अम्ल पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल भी होता है, मैलिक अम्ल भी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है,
वहीं अगर मेथेनोइक एसिड की अगर बात करें, मेथेनोइक अम्ल की बात करें, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। यह प्रकृति में चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि चींटियों या मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि कीटाणुओं को नष्ट करता है, मारता है। अगला प्रश्न है कि जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, लोहे का, जस्ते का, तांबा का या पारा का? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जस्ता। ठीक है, जिंक ब्लेंड जो है जस्ता का अयस्क है। इसे स्पेलोराइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जिंक का मतलब जेडेन जो मतलब जिंक का जो है ये क्या है, बहुत ही प्रमुख अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है, ZnS। ठीक है, लोहे की अगर बात करें तो लोहे का जो प्रमुख मतलब मेन जो ओर होता है वो हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है। तांबे की अगर बात करें, कापर की अगर बात की जाए, कापर का जो मेन प्रमुख जो अयस्क है वो है चाल्कोपाइराइट और चाल्कोसाइट। पारे की अगर बात करें तो पारा जिसका सूत्र क्या होता है, Hg। पारे का सिंबल क्या होता है, Hg होता है ना। इसका प्रमुख अयस्क क्या है और क्या है, सिने बार। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन है। एच भी है, हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन एच, ये तीनों ही क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार जो है TCS के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका, तांबे का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टंगस्टन का होता है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है ना वो बहुत ज्यादा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो उच्च तापमान के कारण ये अपनी स्थिति बनाए रखने में क्या करता है, इसकी मदद करता है, मतलब जल्दी टूटता नहीं है। अगला प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों होता है या कोई नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, रियल होता है। सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, रियल होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। होता क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए, जब प्रकाश की किरणें लेंस या दर्पण से गुजरने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जाता, सिंपल सी बात है। हाँ, ठीक उसी का अपोजिट होगा। सिनेमा स्क्रीन पर अवतल दर्पण का उपयोग, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब लेने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पौधों में रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र मतलब स्टोमेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्रमुख जो कार्य है रंध्र का वो है गैसों का आदान प्रदान। वैसे वाष्पोत्सर्जन भी होता है, लेकिन जो मेन कार्य है वो है गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र जो है ये रक्षक कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल, GAURD, गार्ड सेल, रक्षक कोशिकाएं जिनको बोला जाता है गार्ड सेल। मतलब रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, ये रक्षक कोशिकाओं के बीच स्थित छिद्र होते हैं जो पौधों को अपने बाहरी वातावरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है जिसको हम किससे सिम करते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, RHO, रो। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर ए, ओम इंटू मीटर, ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, किसी पदार्थ की वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है उसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है, रेसिस्टिविटी कहा जाता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है रो इक्वल टू RA/L होता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, वो होता है ओम। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है
कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनंत। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट वह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, और ये होती कितनी है, ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग खतरे का संकेत होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, रेड, RED, लाल रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, लाल क्यों, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो सबसे लंबी होती है, इसलिए यह कम विक्षेपित होती है और दूर से भी आसानी से दिखाई देता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का या शक्ति का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। क्या होता है किलोवाट घंटा, आइए आपको समझा देते हैं। देखिए, एक किलोवाट का, 1 किलोवाट घंटा का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 किलोवाट का कोई उपकरण, जैसे मान लीजिए हीटर ले लीजिए आप जो है, ठीक है, 1 किलोवाट का हीटर लीजिए, उसको 1 घंटा अगर आप चलाते हैं तो जो ऊर्जा खपत होगी उसको क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट या 1 यूनिट। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है ऐसा यूनिट में, जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 मिलियन जूल। ठीक है, मतलब 3.6 × 10⁻⁶ के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, हल्दी से, लाइकेन से, पत्ता गोभी से या टमाटर से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है, ठीक है, लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है, लाइकेन थैलोपाइटा समूह का एक पौधा है जो कि शैवाल और कवक के बीच का क्या है, सहजीवी संबंध है। ठीक है, लिटमस क्या है, लिटमस एक अम्ल क्षार सूचक होता है, मतलब ये क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है जो अम्ल और क्षार के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अगर लिटमस को हम अम्लीय घोल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर लिटमस को हम क्षारीय घोल में, बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज ये पूछना चाहते हैं, ये देखिए आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ की पॉइंट भी करा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं। तो आपसे एक सजेशन हम चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, ऐसा वीडियो हम बनाए जिसमें केवल क्वेश्चन और ऑप्शन ही हो, की पॉइंट हटा दें, ऐसा चाहते हैं या की पॉइंट के साथ चाहते हैं, कमेंट करके आप इसको बताइएगा, तो अगला वीडियो उसी फॉर्मेट में आपको हम प्रदान करेंगे। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो जिस फॉर्मेट चल रहा है इसी फॉर्मेट में आएगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि नहीं हमको जो है क्वेश्चन और ऑप्शन वाला ही वीडियो चाहिए, हमको यही पसंद है, हमको हमारा प्रैक्टिस इससे बढ़िया बनता है, तो हम वही बना देंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं की पॉइंट भी बताइए, जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को भी अवगत कराइए, तो उसको भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा वीडियो पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है, वाष्पोसर्जन। ठीक है, वाष्पोसर्जन क्या है, वाष्पोसर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने वायवीय भागों, मतलब मुख्यतः पत्तियों के रंध्र, मतलब स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालते हैं। अच्छा, वाष्पोसर्जन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, हवा की गति है, पौधे का प्रकार है। ठीक है, तो प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और हवा की गति ये ऐसी है जो बढ़ने पे क्या करते हैं, ये वाष्पोसर्जन को बढ़ा देते हैं। पौधे का आकार कटीला है, झाड़ी नुमा है या सीधा साधा है, कैसा है, ठीक है, हरा है या सूखा है, मतलब इन सब, या छोटा है, बड़ा है, इन सब बातों पर भी क्या होता है, वाष्पोसर्जन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाष्पोसर्जन अफेक्टेड होता है इन सब बातों से भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन है, संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए अपघटन। ठीक है, क्या है, अपघटन। ठीक है, अपघटन ही है ना, भोजन क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है, पेट में भोजन एसिड और एंजाइम द्वारा काइम नामक एक नरम तरल में टूट जाता है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत है, बृहदान्त मतलब बड़ी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल और कुछ खनिजों को रक्त में पुनर्विशित कर लिया जाता है। पाचन के अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद जो होते हैं, जिसको मल कहते हैं, वो मलाशय से गुदा के माध्यम से त्याग दिया जाता है।
शरीर में भोजन का पाचन क्या कहलाता है? एक अपघटन अपक्रिया है। यह एक तरह की रासायनिक अपक्रिया है। इसमें बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिससे शरीर द्वारा उन्हें आसानी से पचाया जा सके। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि लिंडमैन ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड मतलब 10% का नियम, ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया नियम। क्या है ये 10% का नियम? लिंडमैन ने बताया कि पारितंत्र में ऊर्जा स्तर का 10% नियम क्या है उनके अनुसार? उनके अनुसार इसका मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। जी हाँ, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, सिलिकॉन है, कॉपर है, इंडियम है, गैलीलियम है, कैडमियम है, इन सारे तत्वों का इस्तेमाल सौर सेल बनाने में होता है। अगला प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको आप बोलते हैं, पीओपी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, देखिए रासायनिक तत्वों के नाम के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। ठीक है, कि टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में आते हैं। इंड स्क्रीन पे आपको हम वीडियो लगा देंगे रासायनिक नाम वाला, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ये वाला पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। जो जो आपके एग्जाम में पूछी जाते हैं वो वही चीजें उस वीडियो में इंक्लूड है, उसको एक बार अगर देख लेंगे आप तो ये वाला पार्ट आपका जो है ना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पीओपी की। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जिसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कहते हैं। गर्म करके बनाया जाने वाला एक सफेद पाउडर है जो पानी के साथ मिलकर के क्या होता है? सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व क्या है? न्यूलैंड के अष्टक का पहला तत्व है लिथियम। अगर ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन दिया रहे ना तो आप टिक कर दीजिएगा। अगर लिथियम रहेगा लिथियम टिक करेंगे, अगर लिथियम नहीं हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन टिक करेंगे। ठीक है, आइए आपको बता देते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए वैसे जो है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है क्या वो? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है तो हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहला तत्व लिथियम है तो लिथियम से अगर आरंभ करके आठवां तत्व सोडियम है वहां तक अगर जाएं तो सोडियम का जो गुण होगा ना, मतलब यहाँ तक जितने तत्व हैं ये सोडियम का जो गुण होगा लिथियम के क्या होगा? समान होगा। ठीक है, यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का पहला तत्व क्या है? लिथियम है। अब यहाँ पे अपवाद क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के क्या है? अपवाद हैं, जो कि आवर्त सारणी के आवर्त एक में हैं। ये अपवाद है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा ना, अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन रहे तो हाइड्रोजन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं वैसे सही आंसर क्या है? लिथियम है। ठीक है, अच्छा अंतिम तत्व क्या है? अंतिम तत्व थोरियम है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। लेकिन फिर से वही बात हम दोहराएंगे कि मैंने आपसे पूछा अभी ना, एक चीज आपसे पूछा मैंने कि वीडियो मैंने जिस फॉर्मेट में बनाया है कि क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है और की पॉइंट भी मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लगा रखा है, कैसा वीडियो आप चाहते हो? केवल क्वेश्चन और ऑप्शन वाला चाहते हैं या क्वेश्चन ऑप्शन और की पॉइंट वाला भी वीडियो चाहते हैं? जैसा आपको पसंद हो कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से हम वीडियो आपके लिए अगला प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, प्रश्नों का लेवल कैसा था, प्रश्न कैसे थे, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे भाई बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।